देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। देश लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं सहल कुरैशी। दोस्तों, वक्फ अमेंडमेंट बिल जो मोदी सरकार लेकर आ रही है, वक्फ अमेंडमेंट 2024 का जो बिल है, वक्फ बिल को लेकर कई तरह की राजनीतियां देश में हमेशा होती रही है। और जब नरेंद्र मोदी सरकार ने एक नया बिल लाने का सोचा कि हम नया बिल लाते हैं, संसद के अंदर जो मोदी सरकार 2024 के चुनाव से पहले जो बिल चाहती थी बहुत आसानी के साथ में पास करवा लिया करती थी। लेकिन 2024 में देश की जनता ने जिस तरीके से विपक्ष को मजबूत किया, और मजबूत विपक्ष बेहतरीन लोकतंत्र का एक अच्छी मिसाल होती है। अब ऐसे में जब बिल संसद के अंदर आया, मोदी सरकार और मोदी सरकार के जो चाणक्य अमित शाह उस बिल को पास नहीं करवा पाए और बिल को जेपीसी के पास भेज दिया गया। उसके बाद जेपीसी की तरफ से 31 मेंबर, जिसमें राज्यसभा के सांसद भी हैं, लोकसभा के सांसद भी हैं, और काफी मुल्क की जो मायानाज शख्सियात हैं वो उस कमेटी के अंदर मेंबर हैं। जैसे कि असदुद्दीन ओवैसी साहब हो गए, संजय सिंह हो गए, मौलाना मुहिबुल्लाह साहब हो गए, उत्तर प्रदेश से ही सांसद इमरान मसूद साहब हो गए, संजय सिंह आम आदमी पार्टी से, ऐसे कई जो मेंबर है, 31 मेंबर जो है वो इस जेपीसी में है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में। अब ये कमेटी का काम ये है कि ये कमेटी देश भर में अलग अलग राज्यों में जाकर जो वक्फ बिल से जुड़े हुए मसाइल हैं, लोग अपनी बात रख रहे हैं। हैदराबाद में मीटिंग हुई, मुंबई में, पुणे में, हर जगह इस तरह की ये मीटिंग जेपीसी की टीम जाती है और वहां के लोगों से बातचीत करती है। अब सीधी बात है कि अगर बात होती है वक्फ बोर्ड की या वक्फ बिल की, तो वक्फ बिल किसके लिए है, किसका फायदा है, किसका नुकसान है, किससे जुड़े हुए हैं। वक्फ कमेटी, वक्फ बोर्ड को लेकर, वक्फ बिल को लेकर जो जेपीसी जाती है, तो वो जेपीसी किन लोगों से मुलाकात करती है, किन लोगों से राय मशवरा लेती है, किन लोगों को सुनती है। ये सीधी बात है, वक्फ जो है वो मुसलमानों से जुड़ा हुआ मसला है। लेकिन देश में इस तरीके से दिखाया जा रहा है कि वक्फ यानी कि देश की जमीनों को कब्जा किया गया। हालांकि ये तमाम झूठ का पुलिंदा ये आपके सामने पेश किया जाता है। अब अहमदाबाद के अंदर, गुजरात में जो है वो जेपीसी की एक अहम मीटिंग होने वाली है। जुमा के दिन मीटिंग है। जेपीसी के कुछ मेंबरान, हालांकि सभी 31 मेंबर तो नहीं आएंगे, इमरान मसूद अपनी व्यस्तता की वजह से बता रहे हैं कि वो नहीं आ पाएंगे इस मीटिंग में। संजय सिंह हरियाणा के चुनाव की वजह से इस मीटिंग में नहीं आ पाएंगे। मौलवी मुहिबुल्लाह साहब का भी कुछ पता नहीं चला आए या नहीं आए। तो ये भी एक सवाल है, ये भी एक होना चाहिए कि भाई मुसलमानों की बात करने वाले, मुसलमानों का वोट लेने वाले इतनी अहम मीटिंगों से नदारद कैसे रहते हैं। अब बात आती है मुसलमानों की। जैसा मैंने बताया कि मुसलमानों का मुद्दा, मुसलमानों का वक्त, मुसलमानों से जुड़े हुई परेशानियां, जब गुजरात में आने का जेपीसी का प्लान बना, तो यहां से गुजरात से बार काउंसिल को एक मेल आता है और कहा जाता है कि भाई आपकी तरफ से भी कुछ लोगों को भेजें ताकि वो अपनी राय भी रखें। अब सीधी बात है, बार काउंसिल के जो मेंबर्स हैं, बार काउंसिल के जो लोग होते हैं, सीधी बात है कि कहीं पर भी ऐसा कोई सरकारी मेल या सरकारी बुलावा आता है, तो कोई भी संस्था, अगर वो न्यूट्रल संस्था है, अगर उसके दिल में किसी राजनीति का वो ऐसा द्वेष भाव नहीं है, तो वो संस्था ये सोचती है कि भाई हमारी संस्था में हर मजहब के लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो क्यों ना सभी में से एक एक को भेज दिया जाए। और ये तो चूंकि वक्फ बोर्ड का मामला है, मुसलमानों से जुड़ा हुआ मामला है, तो हैरानी की बात तो ये हुई कि जब एक मेल आता है और मेल में जब पूछा जाता है गुजरात बार काउंसिल से कि आपकी तरफ से आप किसको भेजेंगे, क्या है, आप तय करिए, तो गुजरात बार काउंसिल की तरफ से 3 वकीलों के नाम जाते हैं और कहा जाता है कि ये 3 वकील जाएंगे। और हैरानी की बात है कि वक्फ का मामला है, मुसलमानों से जुड़ा हुआ मामला है, लेकिन बार काउंसिल की तरफ से किसी मुसलमान वकील को वहां पर नहीं भेजा जाता है। जबकि बार काउंसिल के चुने हुए मेंबर हैं, हमारे साथ में मौजूद हैं, वरिष्ठ वकील हैं गुलाब खान साहब। गुलाब खान साहब, आपका खैर मकदम है, स्वागत है आपका देश लाइव में। गुलाब खान साहब, जो बातें चल रही है वक्फ को लेकर और जिस तरीके से आपकी वक्फ काउंसिल की तरफ से जो 3 नामों को भेजा गया है, कहीं ना कहीं
वो सीधे तौर पर बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं, जबकि वक्फ जो है वो मुसलमानों से जुड़ा हुआ मामला है। और ये है कि चलिए मुसलमान वकील तो बहुत सारे हैं, लेकिन आप तो वहां के चुने हुए मेंबर है बार काउंसिल के, हाँ। उसके बावजूद आपको नहीं बुलाया गया, या आपने बातचीत की, या क्या रहा है, क्या है इस मामले में? बिल्कुल नहीं, मुझे इस बारे में बार काउंसिल की तरफ से कोई जानकारी नहीं मिली। और मुझे पता चला कि जेपीसी आने वाली है और वो बार काउंसिल को सुनने वाली है। तो मैंने बार काउंसिल के सेक्रेटरी हमारे सिद्धिबेन भावसार करके उनसे फ़ोन किया। मैंने कहा मैडम कोई मेल आया है या जेपीसी आ रही है और वो कुछ सुनने वाली है बार काउंसिल को, आपको कुछ पता है? तो कि नहीं मुझे कुछ पता नहीं है। ये मैंने उससे परसों पूछा था। फिर आज मुझे ऐसा पता चला, कल उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। आज मुझे ऐसा पता चला कि बार काउंसिल को सुनने वाली तो है जेपीसी। तो फिर मैंने वापस सिद्धिबेन से बात की और मैंने उनको ये कहा कि सिद्धिबेन बार काउंसिल को लेटर आया हुआ है और बार काउंसिल किसी को भेजने वाली है, आपके पास क्या जानकारी है? तो उन्होंने मुझे ये कहा कि हाँ सर, मैं आपको बताना भूल गई, मेल तो आया था मुझे और मैंने मेल देखा। उसके बाद मैंने चेयरमैन साहब को बात की। चेयरमैन साहब अमेरिका हैं, जे जे पटेल। तो हम मैंने वाइस चेयरमैन से बात की तो फिर ये तय हुआ कि एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग बुलाई जाए तात्कालिक। तो बोले मैंने बार ऑनलाइन काउंसिल के एग्जीक्यूटिव कमेटी की बार मीटिंग? काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग बुलानी चाहिए और तात्कालिक। अब बोले कल आ रही है जेपीसी, तो हमने ऑनलाइन मीटिंग बुलाई। तो मैंने कहा अगर ऑनलाइन मीटिंग बुलाई है तो मुझे क्यों मतलब ज्वाइंट नहीं किया? तो कि वो एग्जीक्यूटिव कमेटी की ऑनलाइन मीटिंग थी, इसलिए वहाँ पर आपको नहीं बुलाया गया। मैंने कहा ठीक है, तो किसको जाने का तय किया गया? तो उन्होंने कहा कि एक नलिन पटेल है जो एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन है और परेश जानी अहमदाबाद से हैं, तो वो जाने वाले हैं। तो मैंने कहा मैडम ये वक़्फ़ अमेंडमेंट की बात है, मुस्लिमों के इश्यू की बात है और मैं मुस्लिम हूँ, तो आप और मैं अहमदाबाद से भी हूँ, नज़दीक भी हूँ, मुझे दूर से आना नहीं है, तो आपने मेरा नाम क्यों रिकमेंड नहीं किया? तो कि वो मुझे नहीं पता है, मैं तो एग्जीक्यूटिव कमेटी ने जो तय किया उसमें ये नाम है, आपका नाम नहीं है। तो मैंने बड़े दुख के साथ उनको ये कहा कि आप चेयरमैन से बात करिए और कहिए कि ये वक़्फ़ अमेंडमेंट की बात है और इश्यू हमारा है। वक़्फ़ के बारे में मुझे जितनी जानकारी है ना परेश जानी को है और ना नलिन पटेल को है। बिल्कुल। मैंने इसके ऊपर स्टडी किया हुआ है, मुझे क्या अमेंडमेंट्स और जेपीसी ये तय करने नहीं आ रही है कि हाँ, जबकि ये गुजरात सही में है। जो वकीलों की एक मीटिंग हुई थी, मैंने कवर भी किया था अपने चैनल पर, बेशक, तो आप ही की तरफ से उसका इनिशिएट लिया गया था। आप थे, ताहिर हकीम साहब थे, बिल्कुल, हाई कोर्ट के कई और वकील सोहेल तिरमिजी साहब थे, बेशक, तो हाँ, ये खरादी साहब थे। तो आपने एक बिल्कुल, मीटिंग वहां पर वक्फ को लेकर आप हमेशा काम कर भी रहे थे, बिल्कुल, लेकिन उसके बावजूद आपको इसमें साइडलाइन कर दिया गया। बिल्कुल। बिल्कुल। और ये चीज़ मैंने अपने सोशल मीडिया पर उससे भी बताई थी, आपने भी उसको कवरेज करके दिया था। बिल्कुल। और ये वो बहुत सही तरीके से जानते हैं कि मुझे इसके बारे में नॉलेज भी है और इस एक्ट के बारे में मुझे जानकारी भी है और जेपीसी को सच बात बतानी है सामने जाकर बिल्कुल। कि भाई इससे क्या फ़ायदे क्या नुकसान है। पर ये लोग नहीं चाहते हैं। इनकी मंशा मुझे ऐसा लगता है कि जिन लोगों को वहाँ भेजा गया है वो पूरे भाजपा समर्पित हैं, भाजपा के साथ जुड़े हुए लोग हैं और इसीलिए मुझे इग्नोर करके, मुझे अवॉइड करके, मुझे इसकी जानकारी भी देने में नहीं आई थी। ये तो मैंने आगे से उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे इतना बताया है और मेरे पास ये माहिती है, मैं आपको मेल बता सकता हूँ जो सरकार ने उनको भेजा है। तो उसमें ये नहीं कहा है कि अच्छा, भाई उस मेल में भी, वो जो मेल सरकार की तरफ से भेजा गया है, उसमें तारीख 19 तारीख बताई गई है, बेशक, 19 सितंबर का वो मेल है, लेकिन जो इन्वर्ट जो डेट की गई उसके अंदर वो 24 तारीख की गई है। तो बिल्कुल, यानी जानबूझ के इसको वो किया गया कि भाई एंड वक्त पे हम नाम डिक्लेयर कर देंगे, पहले यस, नाम हाँ डिक्लेयर बिल्कुल करेंगे तो उनकी, हाँ परेशानी होगी, बेशक, बेशक उनकी हमें मंशा विरोध यही करने थी। का मौका भी ना मिले हाँ, कुछ। मंशा यही थी कि ये किसी भी बार काउंसिल के मेंबर के नॉलेज में ना आए और वो लास्ट टाइम पर छेले मतलब जो आज जैसे तय कर लिया, अगर आज में जागा ना होता तो ये कहते कि आपने कहा नहीं तो हमने आपका नाम रखा नहीं। बिल्कुल। तो ये मेरी जानकारी में आया और मैंने पूछा तो मुझे इतना बताने में आया है। बिल्कुल। और सिर्फ वो बिल की फेवर करें, बिल की तारीफ करें और बिल को अच्छा बताने के लिए ही उन लोगों को भेजा जा रहा है, नहीं कि जो सच बात है वो जेपीसी के सामने रखी जाए। देखिए, मैं अगर जाती तौर पर कहूं तो मैं नरेंद्र मोदी को बहुत कमजोर और डरा हुआ प्रधानमंत्री मानता हूं, क्योंकि कहीं पर भी ऐसा मुकाबला करने का अगर बात आती है किसी चीज के लिए,
तो वो कभी सीधा किसी परेशानी का मुकाबला नहीं करते हैं, वो हमेशा पैरेलल किसी को खड़ा करते हैं। बिल्कुल। किसान का आंदोलन हुआ तो इन्होंने किसानों के खिलाफ किसानों को खड़ा कर दिया। बेशक। पहलवान बेटियों का जंतर मंतर पर धरना हुआ तो इन्होंने पहलवान बेटियों के सामने दूसरे पहलवानों को खड़ा कर दिया। मुसलमानों के जब इश्यूज आते हैं तो ये मुसलमानों के सामने दूसरे मुसलमानों को खड़ा कर देते हैं। तो इसी तरीके से वक्फ के मामले में भी यही हो रहा है कि कुछ ऐसे मुखौटा पहने हुए मुसलमानों को खड़ा कर दिया गया। वक्फ बोर्ड है वो पूरा के पूरा बीजेपी का बनाया हुआ और बीजेपी के समर्पित है। बिल्कुल, आप देख लेना कल कि वो लोग उसकी फेवर करेंगे, उस बिल को सही बताएंगे। जहां तक बात हज कमेटी की है तो हज कमेटी का जो बोर्ड है सरकार की इशारे बनाए लोग होते हैं। तो उन्हीं लोगों, और दूसरा सबसे बड़ा मसला ये है कि उन्हीं लोगों को सुनना है जो इस बिल की फेवर करे। और उससे ज्यादा की बात साहिल भाई देखिए, ये मजबूरी देखिए, जो जगह हमारे पास बेहतरीन सर्किट हाउस है, एनेक्सी भवन है, बहुत बड़ी जगह है, बहुत खूबसूरत जगह है, बिल्कुल शहर के बीच में है। बिल्कुल, इन सब को छोड़कर सिंधु भवन के पास ताज होटल के अंदर ये मीटिंग बुलाने अहमदाबाद के कॉर्नर पर, बिल्कुल साइड में। मैं ऐसा कहता हूं और दावे के साथ कहता हूं कि अगर मुझे घर से बड़ौदा जाना हो और मुझे घर से सिंधु भवन ताज होटल पर जाना है तो मैं पहले बड़ौदा पहुंचूंगा, सिंधु भवन बाद में पहुंचूंगा। इतनी दूरी पर आप दूसरे शहर पहुंच जाएंगे इतनी देर में, लेकिन अपने खुद के शहर में सिंधु भवन आप नहीं पहुंच सकते जहां जेपीसी की मीटिंग है। और वहां मुस्लिम ना पहुंचे, इसीलिए इतनी दूर और इतने इंटीरियर एरिया के अंदर ये मीटिंग रखने में आई है। अच्छा, दूसरा एक ये भी इसमें वो है कि जैसा मैंने बताया कि कई सांसद नहीं आ रहे हैं, संजय सिंह नहीं आ रहे हैं, इमरान मसूद नहीं आ रहे हैं, तो ये गुजरात को लेकर एक थोड़ा सा खौफ भी कुछ है क्या कि भाई गुजरात नहीं जाना, या ऐसा ऐसा लगता है आपको कुछ? देखिए साहिल भाई, ऑफ द रिकॉर्ड मैं आज ये कहना चाहता हूँ आपके मंच से कि शायद वहाँ पर एक ऐसा एटमोस्फियर खड़ा करने में आया है कि वहाँ पर वीएचपी के और बीजेपी के और बजरंग दल के लोग होंगे और वो लोग वहाँ पर मतलब दिखाव करेंगे और प्रोटेस्ट करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, और हो सकता है कि जीपीसी किसी को भी ना सुन सके, ऐसा माहौल भी बन सकता है। हमें कुछ भी माहौल खराब करने के लिए भी कोशिश की जा सकती है वहां पर। मतलब लोग अगर उनको ऐसा लगेगा कि बिल के विरुद्ध की बात हो रही है, बिल के अगेंस्ट की बात हो रही है, तो वो लोग मीटिंग भी वहां पर नहीं होने देंगे और उसको भी वहां बंद कर देंगे। ये मेरा दावा है। अच्छा, दूसरी बात ये कि ज्यादातर जो मुस्लिम युवा है उसके अंदर एक बहुत गलत फहमी ये है कि भाई वक्फ की जमीनों को तो मुसलमानों ने ही बेच बेच कर खा गए मुसलमान, लेकिन यहां पर उन मुसलमानों को ये नहीं पता कि वक्फ बोर्ड जिस भी राज्य का होता है तो जो लोग वो बैठे होते हैं वो सरकारी लोग होते हैं, तो घोटाले करने वाले वो सरकारी लोग हैं। वो आप ये जो गलतफहमी जो मुसलमानों में चल रही है कि भाई जमीनें बेच बेच के ट्रस्टी लोग खा गए। भाई देखिए, जहां तक गुजरात वक्फ बोर्ड की बात है, शायद 1% या 2% में ये चीज हुई होगी, ये मान लेते हैं, हाँ कि ऐसा हुआ होगा, पर पूरा वक्फ बोर्ड मतलब बदल देना चाहिए। और अगर वक्फ बोर्ड में चलो किसी ने गलती की है तो उसके सामने केसेस वगैरह भी हुए हैं, क्रिमिनल केसेस हाई कोर्ट के अंदर किए हुए हैं जिन लोगों को, वो अभी इन्वेस्टिगेशन का विषय है। पर अगर कलेक्टर के पास ये सारे पावर्स चले जाएंगे, जो वक्फ ट्रिब्यूनल के पास पावर है, और आज की तारीख में वक्फ ट्रिब्यूनल के अंदर भी कौन सा मुस्लिम बंदा है? बिल्कुल, देखिए सरकार की तरफ से एक चौहान है, जुडिशरी की तरफ से एक पुरोहित जज है, और अभी एक जो अपॉइंटमेंट किए वो एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज हैं जो रिटायर हुए हैं, वो भट्ट करके हैं। तो कौन सा मुस्लिम इस ट्रिब्यूनल में? आपको ट्रिब्यूनल क्यों मतलब दुख दे रही है? आपको ट्रिब्यूनल से क्या एतराज है जहां सारे मेंबर आपके हैं? और किसी ने अगर गलती की है तो क्या कलेक्टर न्याय करेगा? कलेक्टर जो सरकार के अंडर में है, जिसको सरकार की बातें माननी है, वो कलेक्टर को अगर ये सब चीजें, कलेक्टर को जो चीजें सौंपी जाएगी उसको लेकर एक बेहतरीन मिसाल अहमदाबाद की है, पिराना दरगाह, इमाम शाह बाबा की दरगाह। वो देखिए आपके कलेक्टर को सारा सौंपा गया, कलेक्टर ही सब कर रहे हैं, वहां पर दरगाहें तोड़ने की बात की गई, मजार तोड़ तोड़ के वहां पर बना दिए गए सारे करने लगे। बिल्कुल, तो ये कलेक्टर को पावर सौंपने का नतीजा ये हमने पिराना दरगाह में देखा है। तो अगर एक आदमी ने गलती की है तो उसकी वजह से पूरा जो 20 लोगों की टीम है या जो पूरा वक्फ बोर्ड है उसको कैंसिल कर दोगे आप? उसको अमेंडमेंट के अंदर तुम उसको रद्द करके सारे पावर आप कलेक्टर को दे दोगे। और किसने कहा कि सारी जहां हाथ रख दो मुस्लिमों की हो गई? बिल्कुल, जूने एक्ट में भी ऐसा है कि अगर 100 साल से अगर कोई एक जगह पर रहता है तो उसको वक्फ यूजर्स मान के और उस प्रॉपर्टी का उसको मालिक समझा जाएगा, और वो ट्रस्ट के अंडर में है, इंडिविजुअल किसी की प्रॉपर्टी तो है नहीं। बिल्कुल, तो और मुसलमानों ने कौन सी प्रॉपर्टी, अगर मान लो अब हम ये राम मंदिर देख लें तो बाबरी मस्जिद
किसकी प्रॉपर्टी थी और किसको दे दी गई है। मुसलमानों ने ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी ले ली है, बताइए आप। बिल्कुल। आजादी को आज 75 साल हो गए, 75 साल के अंदर मुसलमानों ने कौन सी प्रॉपर्टी सरकार की ले ली है। बिल्कुल। मैं आज भी कहता हूँ कि बद्र किला क्या सरकार का गुजरात सरकार का बनाया हुआ है। बिल्कुल। अहमद शाह बादशाह की बनाई हुई मिल्कत है, आज सरकार के अंडर में है। तो मुसलमानों ने कौन सी चीज छीन ली है, कौन सी चीज रख ली है। ये भ्रम बहुत जबरदस्त फैलाया जा रहा है, ये पूरा बीजेपी की तरफ से एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है और वातावरण बनाया गया है। और किसी भी, अगर आप आज हम क्या है कि ये अगर सोशल मीडिया है तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ हिंदुओं के अंदर ये गलतफहमी मतलब डाल दी गई है और उनके अंदर ये दिमाग में बात बिठा दी गई है कि सारी प्रॉपर्टी मुस्लिम ले लेंगे, इसलिए इसको रोको और ये बिल को जस्टिफाई करो। अच्छा, एक आखिरी सवाल ये, क्योंकि अब जैसे मैं ये कार्यक्रम कर रहा हूं कि भाई गुजरात बार काउंसिल की तरफ से जिन वकीलों का नाम दिया गया, अब बार काउंसिल के चुने हुए आप प्रतिनिधि हैं, एक तरह से मेंबर है वहां के, तो आपका नाम उसमें नहीं दिया है। बार काउंसिल की तरफ से, गुजरात बार काउंसिल की तरफ से किसी मुसलमान वकील का नाम नहीं दिया। बिल्कुल। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि भाई कुछ मुस्लिम वकील हैं, ताहिर हकीम साहब हैं, वो जाकर मिलेंगे, इकबाल शेख साहब हैं, वो जाकर मिलेंगे, लेकिन वो लोग चूंकि इंडिविजुअल जाने वाले हैं, और ताहिर हकीम साहब तो चूंकि मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के मेंबर भी हैं, जमात इस्लामी की तरफ से भी एक डेलीगेशन जाएगा तो उसमें उनका होगा। लेकिन ये एक सरकार की मंशा पर कहीं ना कहीं सवाल उठता है, और उठना भी चाहिए सवाल, कि बार काउंसिल का जब इश्यू होता है, बार काउंसिल की तरफ से अगर नाम भेजे जाते हैं और नाम अगर वक्फ के लेकर होता है, तो ऐसे में कोई मुस्लिम प्रतिनिधि वहां से नहीं कर रहा है प्रतिनिधित्व मुसलमानों का कोई, तो ये एक बड़ा सवाल, इस बारे में हम सबको सोचना चाहिए। और ये सीधे तौर पर गुजरात सरकार के साथ साथ ही जो केंद्र की मोदी सरकार है, चूंकि जब भी जेपीसी की ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी जहां पर भी जाती हो, जैसा गुलाब खान साहब ने जो बताया कि और भी बहुत जगहें हैं अहमदाबाद के अंदर, वहां पर ऐसी मीटिंगें हो सकती थी जेपीसी की, लेकिन बिल्कुल आउटर अहमदाबाद में, जिसे अहमदाबाद में 2 अहमदाबाद बसते हैं, एक उनका अहमदाबाद और एक हमारा अहमदाबाद ये कहा जाता है, तो उस इलाके में तो ना मुसलमान मकान खरीद सकते हैं, ना ले सकते हैं, ना कुछ चलता है। तो ऐसे में ऐसे इलाकों में मीटिंग रखना जहां पर मुसलमानों को जाने से भी डर लगे, और जैसा गुलाब खान साहब ने बताया कि कल कुछ हिंदू संगठन के लोग भी वहां पर पहुंच सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं, और उन हिंदू संगठनों के साथ कुछ मुसलमानों का चोला पहनकर कुछ बीजेपी के मुसलमान भी वहां पर यकीनन होंगे ही, जो फेवर में होंगे वक्फ बोर्ड के, वक्फ कानून के। तो ये सब लोगों को देखना चाहिए, समझना चाहिए। और गुजरात सरकार पर यह सवाल या पहला निशान एक तो लगा है वक्फ कानून को लेकर, कि बार काउंसिल की तरफ से जो मेंबर भेजे गए, वहां पर भी जो है मुसलमानों को दूर रखा गया। तो जेपीसी के मेंबर कैसे लोगों को सुनेंगे, कौन होंगे वो लोग जो राय मशवरा देंगे, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। बहुत बहुत शुक्रिया गुलाब खान साहब हमसे बातचीत करने के लिए, बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया साहिल भाई। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।